आज का विषय है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील या नई व्यवस्था। आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक गतिविधियां जो थीं वो रुक गई थीं। इस कारण समूचे विश्व में आर्थिक मंदी छा गई थी। क्यों छा गई थी? क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। आर्थिक कार्य जो थे या गतिविधियां जो थीं वो रुक गई थीं। तो 1929 से 1932 का जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर कहा जाता है, उस दौर में अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक जीवन को जो है उसने अत्यधिक चौपट कर दिया था। व्यापार चौपट हो गए थे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे और क्योंकि बैंक दिवालिया हो गए थे, इसलिए लगभग 2/3 बैंक जो है अमेरिका में वो बंद किए जा चुके थे। अमेरिका का निर्यात व्यापार जो है वो न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया था। कृषि और व्यापारिक हित के जो कार्य थे वो समाप्त हो गए थे या रुक गए थे, या हम इन सब बातों को संक्षेप में कहें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी वो निष्क्रिय हो चुकी थी। और ऐसी विकट स्थिति में जब अमेरिका जो है वहाँ पर चारों ओर बेरोजगारी या अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, लोग जो थे परेशान थे, और ऐसे समय में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जो है अमेरिका की राजनीति में प्रवेश होता है और वो एक मसीहा के रूप में जो है सन 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। और अमेरिका को इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए रूजवेल्ट एक नई आर्थिक नीति अमेरिका की जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे न्यू डील या नई व्यवस्था या नई सामाजिक और आर्थिक पद्धति या नया संदेश आदि कई नामों से जाना जाता है। अब ये न्यू डील शब्द कहाँ उत्पन्न हुआ? तो न्यू डील शब्द का प्रयोग पहली बार रूजवेल्ट ने जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे या लोगों के सामने अपने घोषणाओं को ला रहे थे, घोषणा पत्र मेमोरेंडम पेश कर रहे थे, उस दौरान शिकागो कन्वेंशन में पहली बार रूजवेल्ट ने जो भावी अर्थव्यवस्था का स्वरूप वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले थे या जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले थे, उसके लिए न्यू डील शब्द का प्रयोग किया। और रूजवेल्ट जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं और 6 मार्च 1933 को वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। और राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के दिन ही वो अमेरिका की जनता को जब एड्रेस करते हैं तो अमेरिका की जनता को मंदी के भय से मुक्त करने के उद्देश्य से वो कहते हैं कि मैं देश को एक नई व्यवस्था न्यू डील दूंगा। और ये न्यू डील या नई व्यवस्था थी, ये चतुर्मुखी विकास की योजना थी, अर्थात इसमें जीवन के हर क्षेत्र के विकास की बात कही गई थी। और जिससे जो है इसमें क्या था, राष्ट्रीय जीवन के उत्थान के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं उन तत्वों का समावेश था, वो सब इसमें शामिल थे। और इस न्यू डील के पर जो आधारित व्यवस्था थी उसके द्वारा जो उनका लक्ष्य था अमेरिका को इस आर्थिक संकट से उबारने का, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अमेरिका में जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और वो 100 दिन चलता है, 9 मार्च से 15 जून 1933, और इसलिए इसे 100 दिन तक के नाम से भी जाना जाता है इस घटना को। अब जो रूजवेल्ट की न्यू डील नीति थी उसके उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था अमेरिका को आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकालना, क्योंकि उस समय अमेरिका जो है आर्थिक मंदी के दौर में से गुजर रहा था या आर्थिक मंदी के दौर से बुरी तरह से प्रभावित था। तो पहला उद्देश्य इस नीति का यही था कि अमेरिका को आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकाला जाए। दूसरा, चूंकि इस दौरान आर्थिक गतिविधियां जो थीं वो चौपट थीं या रुक गई थीं, इसलिए उन आर्थिक गतिविधियों को फिर से तेज करना, उद्योग धंधों का विकास करना जो है इस योजना का दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था उत्पादन प्रणाली, चूंकि आर्थिक गतिविधियां या अन्य गतिविधियां, उत्पादन गतिविधियां रुक चुकी थीं,
इसलिए इन उत्पादन गतिविधियों में या उत्पादन प्रणाली में सुधार लाना, चाहे वो कृषि हो या अन्य क्षेत्र हो, ये इस नीति का एक अन्य उद्देश्य था। अब रूजवेल्ट जो है वो अपनी न्यू डील पॉलिसी सामने लाते हैं अमेरिका की जनता के आगे। अब इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए क्या किया जाता है कि अमेरिका के जितने भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हें छांट छांट कर जो है एक संस्था ब्रेन्स ट्रस्ट, या जिसे बुद्धिमानों का न्यास कहा गया, बनाई जाती है। अब इसके पश्चात अब न्यू डील पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है अमेरिका में, ताकि जो है सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लाया जाए, अमेरिका को फिर से विकास की दौड़ में अग्रसर किया जाए। इसलिए न्यू डील नीति के कार्यक्रम या इसके अंतर्गत कुछ अधिनियमों का प्रावधान किया जाता है समय समय पर। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो न्यू डील नीति के कार्यक्रम थे वो दो तरह के कोटि में रखे जा सकते हैं, या दो तरह के उद्देश्यों को लेकर जो है वो कार्यक्रम तय किए गए थे। एक तो था सहायता और पुनरुत्थान का काम, अर्थात जो उस समय की समस्याएं थीं, जिन समस्याओं का तात्कालिक समाधान आवश्यक था, उन समस्याओं के लिए सहायता और पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाए गए। और दूसरा सुधार और पुनर्निर्माण, अर्थात स्थायी उन्नति और विकास के लिए जो कार्य किए जाएंगे उनको इस कोटि के अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। अब जो कार्यक्रम चलाए गए इस न्यू डील नीति के तहत, उसमें पहला था वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन ये ऐसा विभाग था जिसके द्वारा ऐसे बेरोजगार जो काम करने के योग्य हों उन्हें रोजगार दिया गया। बेरोजगार तो बहुत से लोग होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस समय विशेष में काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इस विभाग का काम यही था कि ऐसे बेरोजगार जो काम करने के योग्य हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। और इस विभाग के लिए निर्धारित कोष जो था वो तय किया गया था, और उसका अधिकांश भाग जो है इन्हीं बेरोजगार लोग जिन्हें रोजगार दिया गया उनकी मजदूरी में खर्च किया जाता था। और ये मजदूरी जो इस योजना के तहत दी जाती थी उसको सुरक्षा वेतन कहा जाता था। और इस कार्यक्रम के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नियोजन सेवा अधिनियम पारित करके जो है बेरोजगारों की स्थिति में सुधार करने या उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए ये अधिनियम पारित करके जो है उन्हें रोजगार की सुरक्षा प्रदान की गई। दूसरा कार्यक्रम था सिविलियन कंजर्वेशन कोर, असैनिक संरक्षण सेना। अर्थात इस विभाग की स्थापना के द्वारा राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने क्या किया, नवयुवक बेरोजगारों की समस्या को हल करने के प्रयास किए। इसके अलावा बेरोजगारों की सहायता के लिए बेरोजगार सहायता अधिनियम भी जो है 1933 में पारित किया गया, जिसके द्वारा इन बेरोजगारों की जो फौज थी उनको क्या किया, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जो है कार्य किए गए। तीसरा था रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कमीशन या पुनर्निर्माण वित्त आयोग। वैसे तो इस आयोग का गठन रूजवेल्ट से पहले ही राष्ट्रपति हुवर के समय में हो चुका था, परंतु चूंकि इस आयोग की आवश्यकता थी इसलिए इस आयोग को रूजवेल्ट ने जारी रखा। और इस आयोग को कुछ अतिरिक्त अधिकार भी जो है प्रदान किए गए, जिसमें रेल लाइन बिछाने वाले जो कंपनियां थीं, सड़कें बनाने वाली कंपनियां थीं, तथा उद्योगों को ऋण देने के अधिकार जो है इस आयोग को दे दिए गए। अर्थात इस आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। चौथा जो कार्यक्रम था वो था नेशनल रिकवरी एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा व्यापारियों, मजदूरों और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर
आर्थिक समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त मजदूरों की दशा सुधारने के लिए क्या किया गया, उनका शोषण न हो इसके लिए कार्य के घंटे कम किए गए और उनको ज्यादा मजदूरी प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया। अगला कार्यक्रम था कंट्रोल ऑन गोल्ड, अर्थात स्वर्ण पर नियंत्रण। तो स्वर्ण पर नियंत्रण स्थापित करके रूजवेल्ट ने वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि वस्तुओं के मूल्य जो है वो जो स्वर्ण कोष होता है उस पर निर्भर करते हैं। इस वजह से ताकि देश में वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें, इसलिए सोने पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जो सोने का निर्यात था अमेरिका के द्वारा किया जाता था, वो निर्यात बंद कर दिया गया और 1934 ईस्वी में गोल्ड रिजर्व एक्ट पास करके डॉलर में सोने की मात्रा को कम करके जो है इस प्रतिकूल स्थिति से उबरने का प्रयास किया गया। अगला कार्यक्रम था राष्ट्रीय नियंत्रण में लिए गए शेयर बाजार हेतु नए नियमों और प्रावधानों का निर्माण करना। इससे पूर्व जो है शेयर बाजार जो है वो राष्ट्रीय नियंत्रण में नहीं था और आर्थिक मंदी ने शेयर बाजार की स्थिति को बहुत खराब कर दिया था। इसलिए रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी के तहत शेयर बाजार पर राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित किया गया और इसके लिए नए नियम और प्रावधान जो थे वो सुनिश्चित किए गए और इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसे प्रतिभूतियां एवं शेयर आयोग, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सन 1933 में ग्लास स्टीगाल अधिनियम के द्वारा पूंजी निवेश को वाणिज्यिक बैंक से अलग कर दिया गया। जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट था उसे कॉमर्शियल बैंक से अलग कर दिया गया और बैंकों में जमा पूंजी की सुरक्षा के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया ताकि क्या हो, बैंकों की क्रेडिबिलिटी बढ़ सके या साख बढ़ सके। सन 1935 में एक बार दोबारा से कांग्रेस अधिवेशन हुआ और ये भी 100 दिन चला और इस अधिवेशन में बैंकिंग एवं सार्वजनिक उपयोगी नियंत्रण कंपनी अधिनियम बनाया गया जिसका उद्देश्य मुद्रा और साख के क्षेत्र में सुधार कार्य करना था, क्योंकि मुद्रा और साख के क्षेत्र में सुधार कार्य करने से आर्थिक गतिविधियां तेज होती, लोगों का विश्वास बढ़ता और क्या होता, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता। इस वजह से यह अधिनियम पारित किया गया। सन 1936 में कृषि उत्पादनों को नियमित करने के उद्देश्य से कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम पारित किया गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर कृषि समायोजन अधिनियम, राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम, वैगनर अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जैसे कई अधिनियम जो थे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पारित किए गए और इनके द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में सुधार कार्य करने के प्रयास किए गए। नई सौदा नीति के अंतर्गत जो है या नई डील के अंतर्गत, न्यू डील के अंतर्गत बनी हुई जितनी भी योजनाएं थीं और जो अधिनियम बनाए गए थे वो सभी कल्याणकारी और लाभप्रद सिद्ध हुए। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की इस न्यू डील या नई नीति में कई परिणाम निकल के आए। उसमें जहाँ कई बहुत सारी अच्छाइयाँ थी तो कुछ ऐसे भी नकारात्मक पहलू भी थे। तो अगर हम इन पर बात करते हैं जो परिणाम थे तो उनको हम सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलुओं से देख सकते हैं। तो अगर हम सकारात्मक पहलू इसमें देखें तो पहला था मंदी में रोजगार प्राप्त होना। तो आप देख रहे हैं कि इस समय समूचा विश्व जो था वो आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था और अमेरिका में भी यही हालात थे। और आर्थिक मंदी के दौर में जब आर्थिक गतिविधियां जो हैं बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, रुक जाती हैं, ऐसे दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करना जो है सकारात्मक पहलू था। तो रूजवेल्ट की ये न्यू डील पॉलिसी जो थी वो मंदी के दौर में भी
बहुत सारे अमेरिकन जो नौजवान थे, बेरोजगार थे, उनको रोजगार देने में सक्षम हुई। दूसरा था कृषि में सुधार। जो नई ये सौदा नीति थी, नई नीति थी, नई व्यवस्था थी, इसने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में सुधार कार्यों, नए अधिनियमों को पारित करके जो है कृषि की स्थिति को सुधारने के काम किए गए, कृषकों की स्थिति को सुधारने के कार्य किए गए, उनके लिए ऋण, उचित दरों पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो इससे कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार जो है वो सक्षम हुए और कृषकों की स्थिति बेहतर हुई। तीसरा, कार्य करने के घंटों में कमी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कर्मचारी हैं उनका शोषण न हो, इसके लिए इस नई नीति के तहत ये व्यवस्था की गई कि कार्य करने के घंटों में कमी की जाए, उनका शोषण न किया जाए, उन पर काम का बोझ ज़्यादा न लादा जाए। तो इसके द्वारा जो है लोगों के कार्य करने के घंटों में कमी आई और इससे उनके हालात बेहतर हुए, गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त एक जो सकारात्मक पहलू है इसका, जो बहुत लाभप्रद हुआ, वो था लोकतंत्र की सुरक्षा व मजबूती। रूजवेल्ट की जो नई नीति थी, नई व्यवस्था थी, इसने अमेरिका में लोकतंत्र की को सुरक्षा प्रदान करने और उसे और अधिक मजबूती प्रदान करने में विशेष योगदान दिया। लोगों की लोकतंत्र में आस्था जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि ये नई व्यवस्था जो थी वो अमेरिका के हालातों को सुधारने में सक्षम हुई। लोगों का विश्वास जो है इससे लोकतंत्र में बढ़ता चला गया और लोकतंत्र जो है वो और अधिक मजबूत हुआ। इसके अतिरिक्त इस नई व्यवस्था के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधों का इस तरह से सुनियोजन किया गया जिससे क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को जो है सुरक्षा मिली और अमेरिका के हालात पहले से बेहतर हुए। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त मजदूरी में वृद्धि। इस नई व्यवस्था के तहत ये भी प्रावधान किया गया, जहां कार्य करने के घंटे कम किए गए वहीं ये भी प्रावधान किया गया कि लोगों को बेहतर मजदूरी मिले, उनकी मजदूरी में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेवाओं में सुधार। अभी मैंने बताया कि उस समय जब रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, उस समय तक बहुत सारे बैंक दिवालिये हो गए थे और 2/3 बैंक जो थे वो बंद किए जा चुके थे। परंतु नई व्यवस्था ने क्या किया, बैंकों की स्थिति को बेहतर किया, पूंजी को सुरक्षा प्रदान की, साख में वृद्धि की, मुद्रा की। तो इससे क्या हुआ, बैंकिंग सेवाएं में सुधार हुआ, आर्थिक गतिविधियां तेज हो गईं। तो इससे क्या हुआ, बैंकों की स्थिति, बैंकिंग व्यवस्था के हालात जो थे वो सुधर गए। इसके अतिरिक्त साख में सुधार, निश्चित रूप से गतिविधियां तेज होंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, राजनीतिक स्थिति बेहतर होगी। तो इससे क्या होगा, साख में क्रेडिबिलिटी में सुधार आया और इससे जो है अमेरिका के हालात पहले से बेहतर हुए। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि अभी तक जो है आर्थिक मंदी के दौर में उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, आर्थिक गतिविधियां रुक गई थीं। परंतु नई व्यवस्था ने विभिन्न अधिनियम के द्वारा उद्योग धंधों को जो है बेहतर स्थिति प्रदान की। इससे क्या हुआ, उद्योग धंधे जो अभी तक बंद हो चुके थे, ठप हो चुके थे, वो फिर से चलायमान हो गए। उद्योग धंधों की स्थापना हुई, जो पुराने उद्योग रुके हुए थे वो फिर से चलने लगे और नए उद्योग धंधे स्थापित हुए। तो औद्योगिक विकास जो है फिर से, जो अवरुद्ध हो गया था, वो फिर से जो है उसने जोर पकड़ लिया। तो ये तो हो गए सकारात्मक पहलू नई व्यवस्था के। अब इसमें कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, नकारात्मक तत्व भी थे। क्या हुआ कि आर्थिक मंदी का दौर था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, राजकोष रिक्त था। ऐसे समय में सुधार कार्यों के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि जो थी वो तय की गई थी और सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, अमेरिका की जनता के हालात बेहतर करने के लिए, उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था को
सही दिशा पर लाने, पटरी पर लाने के लिए क्या किया गया, एक बहुत बड़ी धनराशि जो थी इन कार्यों में खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया या खर्च की गई। इससे क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हुई। तो ये एक नकारात्मक पहलू है कि अमेरिका पर राष्ट्रीय ऋण का बोझ इससे बढ़ गया। दूसरा था संघीय सरकार के अधिकारों में वृद्धि हुई। तो क्या हुआ, संघीय सरकार के जब अधिकारों में वृद्धि हुई तो कई बार क्या होता है, जब अधिकार ज्यादा मिल जाते हैं तो उनका दुरुपयोग होता है। तो इसमें भी जो है व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और अमेरिका को फिर से एक बार विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए जब संघीय सरकार द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किया गया तो वो कई बार जो है दुरुपयोग करने की स्थिति तक पहुंच गया और इससे क्या हुआ, संविधान के जो शर्तें थी उनका कई बार उल्लंघन भी हुआ। तो ये भी इसका एक नकारात्मक पहलू है। तीसरा था कि इस व्यवस्था ने जो है पूंजीवादी व्यवस्था को जो है बढ़ावा देने का काम किया। तो 2-3 इसके नकारात्मक पहलू थे, अधिकांश इसमें अच्छाइयाँ थी और इन अच्छाइयों पर निर्भर होने के कारण ये जो नई व्यवस्था थी उसने अमेरिका का कायाकल्प करने में जो है योगदान दिया। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है अपनी इस नई व्यवस्था या न्यू डील पॉलिसी के तहत जो है अमेरिका का विकास करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अनेक कानून अधिनियम जो है पारित किए। पर क्या था कि जो वो कानून बनाते थे न्यू डील पॉलिसी के तहत, जब उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता था कि ये जो न्यू डील पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी अधिनियम हैं वो संवैधानिक नहीं हैं, इलीगल हैं। और इस आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय इन अधिनियमों को निरस्त कर देती थी। अब ये क्यों करती थी कि सर्वोच्च न्यायालय हर अधिनियम पर जो है आपत्ति दर्ज करती थी? तो इसका कारण ये था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के समय न्यायाधीश थे वो उस रूजवेल्ट से पहले की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसलिए ये न्यायाधीश जो थे वो रूजवेल्ट के विरोधी थे। इसलिए अपनी विरोध करने की राजनीति के तहत जो है वो इस न्यू डील पॉलिसी के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को निरस्त कर देते थे, उनमें कमियां निकालते थे। तो इस कारण से जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की इस न्यू डील और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में सदा ठनी रहती थी। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि हालात में परिवर्तन आया और एक अनुदारवादी जज का निधन हो जाता है, दूसरा अनुदारवादी या रूजवेल्ट का विरोधी जज जो है वो अवकाश ले लेता है। रूजवेल्ट ने भी ये कोशिश की कि जो न्यायाधीश 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उनके स्थान पर जो है उसके पक्षधर लोग जो है न्यायाधीश बन सकें, ताकि उसे जो रूजवेल्ट को अपनी न्यू डील पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सुविधा हो। और धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ जो है हालात बदले और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनके रुख में भी परिवर्तन आया, उनकी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन आया और धीरे धीरे उन्होंने भी न्यू डील पॉलिसी का समर्थन करना शुरू किया। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की इस न्यू डील पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के अड़ंगे से जो परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां दूर हुई और ये न्यू डील पॉलिसी के तहत अमेरिका का जो है विकास एक बार फिर से शुरू हुआ और अमेरिका की जनता का रूजवेल्ट पर विश्वास बढ़ गया। और इसी का परिणाम था कि 1936 में जब दोबारा अमेरिका में चुनाव होते हैं तो एक रूजवेल्ट जो है एक बार फिर से राष्ट्रपति बनकर जो है चुनकर आते हैं और इस न्यू डील पॉलिसी के तहत जो कार्यक्रम उन्होंने पहले लागू किए थे उनको फिर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को न्यू डील पॉलिसी समझ में आई होगी।